Assalamu alaikum everyone and welcome back to C. Latif's Academy. This is going to be our sixth session, and in this video we'll talk about computer softwares and operating systems. This is going to be a comprehensive video और इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिन टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे उनमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। We'll talk about operating systems in detail. We'll talk about the functions of an operating system. हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द यूजर इंटरफेसेस, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि रीसेंट एग्जाम्स के ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर लास्ट की वीडियोस आपको याद होगी तो मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिफरेंट है बाकी मशीन से। उसको डिफरेंशिएट करती है यही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बाकी जो आप मशीन्स देखते हो उनमें आपको सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट दिखेगा। हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए होता है, कोई भी मशीन आप उठा के देख लो, उस हार्डवेयर कंपोनेंट से वो मशीन चल जाती है। लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिर्फ हार्डवेयर का होना ही इनफ नहीं है उस कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके अंदर सीपीयू भी है, रैम भी है, सेकेंडरी स्टोरेज भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, यू कांट यूज दैट सिस्टम। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इट्स कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे आपने डेफिनेशन में सुना होगा कि सॉफ्टवेयर इज द इंटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम दो कंपोनेंट्स का बना होता है। पहला कंपोनेंट होता है टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हो, वो है हार्डवेयर, एंड सेकंड इज द इंटेंजिबल कंपोनेंट। हाँ, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम में इंटेंजिबल कंपोनेंट होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका आप टच नहीं कर सकते, वो है सॉफ्टवेयर। लेकिन होता क्या है? टच आप नहीं कर सकते, बट इन रियलिटी व्हाट एग्जैक्टली इज अ सॉफ्टवेयर? ये आखिर होता क्या है? आप सबने सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, आपको पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, बट वी विल सी कि अंदर से असल में ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली द सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि तुम्हें करना क्या है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो, चाहे सॉफ्टवेयर की जब मैं बात करता हूँ तो यू शुड थिंक अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन। जो आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन है, वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है। तो जब भी मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगा, आई विल यूज, जब बहुत जगह पे मैं टर्म यूज करूंगा, मैं आपको वहां पे एग्जांपल दूंगा मोबाइल एप्लीकेशन की। तो यू शुड नो दैट मोबाइल एप्लीकेशन इज ऑल्सो ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपका स्मार्टफोन भी एक छोटा मोटा कंप्यूटर ही है। तो मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर जो होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, और वो प्रोग्राम्स जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि तुम्हें करना क्या है। इफ यू सी, एक जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर कोई भी होता है उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम इन टर्न इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम को बनाते हैं, और प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ठीक है? तो अगर आप इसमें एग्जाम्पल लोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल ली है आपके लिए। मैंने एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल ली है। आपके फोन में भी एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अब जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसने क्या किया होगा? उसने कुछ प्रोग्राम्स लिखे होंगे। वो प्रोग्राम्स कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, पहला प्रोग्राम जो होगा, यहाँ पे प्रोग्राम 2 लिखा हुआ है। प्रोग्राम 2 जो होगा, ये पहला प्रोग्राम होगा, उसने क्या लिखा होगा कि उसने इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि स्क्रीन पे ड्रॉ करो नंबर्स, फिर ऑपरेटर्स ड्रॉ करो। ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस जो है वो ड्रॉ होने चाहिए। फिर मे बी जो नंबर्स है उनका कलर ब्लैक होना चाहिए, जो ऑपरेटर्स है उनका कलर ब्लैक वाइट होना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम 2 है, इसका काम है, जैसे ही ये पहले रन होगा, जैसे ही आप अपना जो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है वो चलाओगे, जैसे वो आप ओपन करोगे, आपके सामने क्या होता है? आपके सामने वो इंटरफेस आ जाता है ना, सारे नंबर्स आ जाते हैं, ऑपरेटर्स आ जाते हैं। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि उस बंदे ने, जिसने उसको बनाया होगा, जो डेवलपर होगा उस सॉफ्टवेयर का, उसने प्रोग्राम लिखा होगा कि पहले स्क्रीन पे ये ड्रॉ होना चाहिए, फिर ये ड्रॉ होना चाहिए। तो जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन 1 ये रन होगी, मतलब ड्रॉ नंबर्स। तो नंबर्स ड्रॉ होंगे। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी कि ऑपरेटर्स ड्रॉ होंगे। इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम, इसका काम है आपके सामने इंटरफेस ड्रॉ करना। अब ये एक प्रोग्राम है। अब इतना ही तो जो आपका कैलकुलेटर है उतना ही तो नहीं होता, इसके अलावा भी और काम करता है वो। और काम क्या करता है? वो आपको जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो करके देता है, उसके लिए अलग प्रोग्राम होगा।
उस प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन होगी कि पहला नंबर इनपुट लो, तो आप जो इनपुट यहाँ से फॉर एग्जांपल 52 वट जो भी नंबर दोगे वो इनपुट लेगा, वो पहली इंस्ट्रक्शन। दूसरी इंस्ट्रक्शन जो आप ऑपरेटर दोगे वो इनपुट लिया जाएगा, उसको सेव रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो आप सेकंड नंबर दोगे उसको इनपुट लिया जाएगा, वो सेव हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि अगर ऑपरेटर प्लस होगा, अगर आपने प्लस एंटर किया होगा तो वो पहले और से दूसरे नंबर जो होगा उसको ऐड कर देगा। अगर आपने माइनस एंटर किया होगा तो पहले से दूसरे को माइनस कर देगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो पहले से दूसरे को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह से ये वाला प्रोग्राम जो है ये रन हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आखिर क्या होता है, क्या है। जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसने इसी तरीके से जो है प्रोग्राम्स लिखे होंगे। और आप यहाँ देख सकते हो कि प्रोग्राम्स क्या है, अंदर से कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि रन होती है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, इसका क्या मतलब होता है। एंड रिलेटेड डेटा इसका मतलब होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ पे साथ में इसकी कुछ डेटा भी है। जैसे आप यहाँ पे कुछ नंबर्स देते हो ना, इनपुट देते हो, तो ये भी पार्ट बन जाता है उस सॉफ्टवेयर का। और ये प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को कि तुम्हें करना क्या है। एग्जैक्टली यही है कि यही कंप्यूटर को बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने प्लस एंटर किया होगा तो ये बताएगा इसको कि तुम्हें करना क्या है। ये बताएगा, ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इसको बताएगी कंप्यूटर को कि तुम्हें ऐड करना है इन दो नंबर्स को। या फिर यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन बताती है कंप्यूटर को कि स्क्रीन पे ये चीज ड्रॉ करो। तो इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर और टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। देन यहाँ पे मैंने बताया कि कंप्यूटर जो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज द इंटेंजिबल कंपोनेंट, इसको आप टच नहीं कर सकते। ये अंदर से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, इनको आप टच नहीं कर सकते ना। अगर हम हार्डवेयर के कंपैरिजन में देखेंगे, हार्डवेयर जो है एक्चुअल वर्क हार्डवेयर ही करता है। अब यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो नंबर्स को ऐड करना है। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये कंप्यूटर को बताएगी कि दो नंबर्स को ऐड करना है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये बताता है, ये कंप्यूटर को बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि दो नंबर्स को ऐड करना है। लेकिन ऐड कौन करेगा? इन रियलिटी इट्स द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो एएलयू होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू। लेकिन जो हाउ टू डू जो या जो एक्चुअल टास्क है वो परफॉर्म करता है हार्डवेयर, यानी सीपीयू परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर का एक और काम भी है कि इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कैलकुलेटर की एग्जांपल लोगे। अब सीपीयू भी है, सीपीयू में है कैपेबिलिटी दैट सीपीयू कैन डू अरिथमेटिक ऑपरेशन, सीपीयू कर सकता है प्लस माइनस एडिशन व्हाटएवर। लेकिन आप उस सीपीयू से कैसे करवाते हो वो सारे ऑपरेशन? वो आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कराते हो। जब आपके पास सॉफ्टवेयर ये चीज ड्रॉ नहीं करेगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने प्लस माइनस 1 2 3 4 के जो बटन्स है वो जब तक नहीं आएंगे आप उस सीपीयू से ये नहीं करवा सकते। तो सी जो ये प्रोग्राम है या ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप उस हार्डवेयर को यूज कर सकते हो। So we say that a software is the interface between the user and the hardware. Now you must be understanding what a computer software is. तो यहाँ पे आई होप कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाया डेफिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। नाउ विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर। नाउ विल सी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो वी हैव मेजर 3 कैटेगरीज, रादर 2 कैटेगरीज। हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीन टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं या द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम को यूजेबल बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसमें जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर वो नहीं होगा तो आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं, आप अपने सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाओगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम मतलब जो कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो खुद यूज करता है, वो अपने आप को यूजेबल बनाने के लिए वो चीज यूज करता है। देन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगी जो कि किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फोन में मे बी एक कैमरा की एप्लीकेशन है। तो कैमरा की एप्लीकेशन से क्या होता है, आप फोटोज देखते हो ना, आप फोटोज उठाते हो ना। तो अगर कैमरा की एप्लीकेशन नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आप फोटो नहीं उठा पाओगे लेकिन बाकी सारे काम तो कर पाओगे ना। तो इस वजह से कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं होता है तो आप वो स्पेसिफिक काम नहीं कर पाओगे, बाकी आपका कंप्यूटर सिस्टम पूरा काम करेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मस्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अगर वो नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम यूजेबल नहीं रहता है। एंड देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि
कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को या एफिशिएंसी को या कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को एनहांस करते हैं। तो ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं होगा, लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो तीन यहाँ पे इनको हम डिटेल में देखेंगे, वन बाय वन इनके टाइप्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ट्री बनाया है। सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपके विंडोज हैं, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स में ग्राफिक्स ड्राइवर होता है, प्रिंटर ड्राइवर, तो हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक आपके पास एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर आएंगे। लाइकवाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके दो टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस में आपके वर्ड प्रोसेसर्स आएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आएंगे, स्प्रेडशीट्स आएंगे, एटसेट्रा। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, एटसेट्रा जैसे सॉफ्टवेयर आएंगे। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिस्क कंप्रेसर, डिस्क फ्रैगमेंटर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर जैसे सॉफ्टवेयर आएंगे। इनको मैं वन बाय वन देखना है, इनके सारे टाइप्स को पढ़ना है। सो विल स्टार्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहेंगे हम जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसकी एप्लीकेशन को यूजेबल बनाते हैं। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कंप्यूटर लिटरेचर में कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन दो टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आप देखोगे प्रोग्राम, यू शुड नो दैट इट्स समहाउ सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी प्रोग्राम्स का ही बना होता है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमेशा बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। मे बी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ही प्रोग्राम का बना होगा, इट्स नॉट, ये ऐसी बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम, a system software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application programs। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूजेबल बनाएगा और कंप्यूटर की एप्लीकेशंस, जो उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, उनको यूजेबल बनाएगा। इसकी एक एग्जांपल लोगे आप, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास हार्डवेयर है, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है, सीपीयू है उसके अंदर, उसके अंदर सारी चीजें हैं। लेकिन आप उसको कैसे यूज करते हो? जैसे आप ऑन करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपको उसके अंदर मे बी सीपीयू को यूज करना है, मतलब आपको उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चलानी है, आपको वर्ड फाइल चलानी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है। आप कैसे करते हो? आपके डेस्कटॉप के ऊपर होता है उसका आइकन, डेस्कटॉप के ऊपर आइकन होता है, आप उस आइकन पे क्लिक करते हो या उस पर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके आप उसको ओपन करते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपके सामने ये आइकन आ रहा है जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, ये कैसे आ रहा है आपके सामने? डेस्कटॉप पे सारे आइकन आते हैं ना, वो कैसे आते हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आते हैं। तो आपके सामने जो इंटरफेस है जिससे आप उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज कर पा रहे हो, वो आपके सामने लाया किसने? सिस्टम सॉफ्टवेयर ने। वो आपके सामने लाया किसने? यस, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। या फिर अब आपको कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर मतलब आपको सीपीयू जो है उसके पास है कैपेबिलिटी कि सीपीयू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सारे ऑपरेशंस कर सकता है। अब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करना चाहते हो, आप वो कैसे करते हो? आप वो कैसे करते हो? आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन के थ्रू करोगे। लेकिन वो कैलकुलेटर एप्लीकेशन आप कैसे चलाते हो? जब आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन वहां पे डेस्कटॉप पे कैलकुलेटर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, लेकिन वो आपके सामने कैसे आएगा? वो आएगा इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे याद रखना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूजेबल बनाता है। ये आप तभी यूज कर पाओगे हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जब आपके सिस्टम पे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने बताया, आपके और कंप्यूटर के बीच में। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन फंक्शनैलिटी की बेसिस पे हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। फर्स्ट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज द डिवाइस ड्राइवर्स एंड थर्ड इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। स्टार्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कि कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो रैम होगी, उसके अंदर जो मे बी सीपीयू होगा, उसके अंदर जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगे, उनको कंट्रोल करना, उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कराना। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार मैं ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या कोई भी चीज़ जो डेटा होती है, वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज में। जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हो तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में आ जाता है, मेन मेमोरी में आ जाता है, फिर मेन मेमोरी से उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। आई होप कि आपको पता होगी, जिनने लास्ट लेक्चर्स मेरे देखे होंगे उनको पता होगी।
तो ये यहाँ पे आप देखते हो कि एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में। तो ये कोऑर्डिनेशन कौन इंश्योर कराता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज से उठाएगा, रैम में लाएगा, रैम से फिर आगे की तरफ लेके जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। या फिर सुपरविजन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सुपरविजन मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर कराता है कि सारे काम या सारी एक्टिविटीज जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है वो अच्छे से होनी चाहिए। ये कौन इंश्योर कराता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर कराता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि आप कह सकते हो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक लिंक है आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत बार रिपीट किया कि अगर कंप्यूटर हार्डवेयर आपके पास है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सीपीयू है, रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज है, आप उसको यूज़ तभी कर पाओगे जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा जिससे आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस परफॉर्म करता है लाइक फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स को मैनेज करना। जो भी फाइल्स होती हैं आपके सिस्टम में, चाहे वीडियो फाइल्स है, ऑडियो फाइल्स है, टेक्स्ट फाइल्स है, उनको मैनेज करना। मतलब उनको कहाँ पे सेव रखना है, कौन सी फाइल का क्या नाम रखा हुआ है, उनका एक डेटा का जो है वो मेंटेन करना। या जब फाइल्स डिलीट होती है तो उनको कैसे आप मतलब डिलीट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फाइल्स के रिलेटेड, वो कौन देखता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेमोरी को मैनेज करना। यहाँ पे मेमोरी का मतलब है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, जो जो आपकी रैम है। तो रैम को मैनेज करना इसका मतलब है कि ये हम आगे देखेंगे, इन फंक्शंस को हमें वन बाय वन देखना है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेमोरी अब आपके पास 1 जीबी की है। अब यहाँ पे 4-5 सॉफ्टवेयर आप एक साथ चला रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब 5-6 सॉफ्टवेयर अगर आप एक साथ चलाते हो, रैम फुल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है कि किसी एक प्रोग्राम को या किसी एक सॉफ्टवेयर को वहाँ से निकालना पड़ता है, मैंने प्राइमरी मेमोरी से निकालना पड़ता है। तो उसको हम कहेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। मेमोरी कौन-सी फ़ाइल को रैम में लाना है, कौन-सी उसको निकालना है, उसको भी वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम एन्श्योर कराता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब ये भी आप सेम मान सकते हो कि प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस हम कहते हैं जो कि एप्लीकेशंस आपकी होती है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोसेस। जब सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। याद रखना है कि व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग उसको हम कहते हैं वो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसको हम प्रोसेस कह सकते हैं। तो जो रन हो रहे हैं अभी प्रोग्राम, उनको मैनेज करना ये भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करना। कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, जो पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो आपके सिस्टम यूनिट के बाहर होते हैं, जिनमें आपकी डिस्क ड्राइव्स आएँगी, जिनके आपके प्रिंटर्स एटसेट्रा आएँगे, उनको भी हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इन फंक्शंस को हम वन बाय वन देखेंगे, डिटेल में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं एमएस डॉस जो पहले होता था माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस जो कि एप्पल के कंप्यूटर्स पे आता है, विंडोज एक्सपी 2098, आजकल विंडोज 10 या टुडे वी हैव विंडोज 11, यूनिक्स लिनक्स, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनको हम आगे देखेंगे। एंड्रॉइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 मेन फंक्शंस होती हैं कि फर्स्ट फंक्शन इज़ दैट इट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज़। कंप्यूटर के रिसोर्सेज़ मतलब कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होगा उसको मैनेज करना, कंप्यूटर की मेमोरी मतलब मेन मेमोरी को मैनेज करना, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव्स मतलब सेकेंडरी स्टोरेज को मैनेज करना, या कंप्यूटर के जो प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंट नॉट ओनली प्रिंटर्स जो कि बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, उनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो द फर्स्ट फंक्शन इज़ दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज़। जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होंगे, जो भी कंप्यूटर, यहाँ पे यू कैन सी दैट वी टॉक अबाउट ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस। जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं उनको मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड फंक्शन इज दैट इट एस्टैब्लिशेस अ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस आपके सामने जो है प्रेजेंट करता है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वी कैन से दैट इट इंश्योर्स कि आपके सामने एक इंटरफेस हो जिससे आप उस हार्डवेयर को यूज कर पाओ। सो यहाँ पे दूसरी फंक्शन है दैट इट एस्टैब्लिश यूजर इंटरफेस। थर्ड इज दैट इट एग्जीक्यूट्स एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड इज कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराना, उनको जो है यूजेबल बनाना, ये काम भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 3 प्राइमरी फंक्शंस होती हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। नाउ यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द डिवाइस ड्राइवर्स। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डिवाइसेस को यूजेबल बनाता है या फंक्शनल बनाता है। नाउ डिवाइसेस क्या होते हैं? मे बी आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो प्रिंटर जो है कनेक्टेड है, मॉनिटर कनेक्टेड है, या बाकी जो ब्लूटूथ, उसके अंदर जो ब्लूटूथ के लिए हार्डवेयर है वो भी एक डिवाइस मान सकते हो आप। तो इस तरह से जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपके सिस्टम के साथ, उनको फंक्शनल बनाते हैं ये डिवाइस ड्राइवर्स।
नाउ यू माइट बी नोइंग दिस, आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिंटर यूज किया होगा। तो जब आप पहली बार प्रिंटर यूज करते हो, जब आप पहली बार प्रिंटर को कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो वहां पे आप एक चीज देखते हो कि वो प्रिंटर जो होता है वो ऐसे नहीं चलता है। आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्रिंटर ड्राइवर। तो प्रिंटर के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं ड्राइवर। वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो तभी जाके वो प्रिंटर जो है वो आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही आप देखते हो कि मे बी एक प्रोजेक्टर जब आप कनेक्ट करोगे आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग एक ड्राइवर होगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे एक चीज है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स होते हैं। अब हर एक सॉफ्टवेयर, अब याद रखना है कि हर एक डिवाइस के लिए एक ड्राइवर होता है। नाउ यहाँ पे एक चीज होती है कि बहुत सारे ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जिनके ड्राइवर्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। जब भी कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होगा उसके साथ कुछ ड्राइवर्स ऑलरेडी होंगे। लाइक मे बी माउस के लिए ऑलरेडी होगा। माउस जब आप पहली बार कनेक्ट करोगे आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी माउस के लिए एक ड्राइवर होगा। या कीबोर्ड के लिए आपको सेपरेट ड्राइवर की इंस्टॉलेशन जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑलरेडी कीबोर्ड ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको अलग से ये ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि दैट द डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर दैट मेक्स दैट डिवाइस फंक्शनल। एंड थर्ड इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तीसरा यहाँ पे है विच आर कॉल्ड एज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो बनाया जाता है इन सम हाई लेवल लैंग्वेज। इन सम हाई लेवल लैंग्वेज मतलब एग्जांपल्स अगर हाई लेवल लैंग्वेज की देंगे आपको, तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके उसको बनाना पड़ता है। तो मे बी कोई एक प्रोग्रामर है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई बना रहा है पाइथन में, कोई बना रहा है जावा में, कोई बना रहा है सी शार्प में। तो अलग अलग वी हैव मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये एक छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस प्रोग्राम। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आप मान सकते हो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये सॉफ्टवेयर तो लिखा गया है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दो, उसको रिजल्ट में डाल दो। तो इस तरह की यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो है ये जिस लैंग्वेज में लिखी गई है ये ह्यूमन को पता चलता है, या ह्यूमंस के लिए ये इंटरप्रेटेबल होती है, हमें समझ ये आता है। बट कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ ए लैंग्वेज। उसको ये इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू नो दैट ए कंप्यूटर सिस्टम ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। ये तो बाइनरी में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को चलाओगे ये नहीं चलेगा। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि इन इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे नम 1 और नम 2 को इसने ऐड किया हुआ है और रिजल्ट में डाला हुआ है। तो जो ट्रांसलेटर होगा वो इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। उस बाइनरी का मतलब भी यही होगा, लेकिन वो बाइनरी हमें समझ नहीं आएगा लेकिन कंप्यूटर को समझ आएगा। वो कुछ इसके लिए कोड निकालेगा 0100 समथिंग। वो जब उस सीपीयू में जाएगा उसको समझ आ जाएगा कि नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देना है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वी समटाइम्स कॉल दैट ऑब्जेक्ट कोड। उसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है, जब जो ये ट्रांसलेटर होता है जो वो कन्वर्ट कर देता है इस प्रोग्राम को, जब वो कन्वर्ट करेगा वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो मशीन कोड को या मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। 3 टाइप के हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। वी हैव असेंबलर्स, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इनको हम आगे वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें। तो दिस वे वी हैव कवर्ड द 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट की, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी सॉ डिवाइस ड्राइवर्स एंड वी सॉ the language translators. Now we'll move on to the second type of software, that is the application software. Application software ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना आपका सिस्टम अच्छे से चलेगा, लेकिन
वो जो पर्टिकुलर टास्क जिसके लिए वो बनाया गया था, वो आप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, या आपकी जो यूट्यूब एप्लीकेशन है, आपकी जो व्हाट्सऐप है, या जो भी छोटी-छोटी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो, वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इसलिए हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई गई है। वो एक सिंगल या मल्टीपल टास्क के लिए बनाई गई है जो आप उस पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं जो कि बनाए गए होते हैं डिज़ाइन्ड फॉर स्पेसिफिक यूजेस और एप्लीकेशंस। ये इनको हम एंड यूज़र प्रोग्राम्स भी कहते हैं बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि ये एंड यूज़र मतलब आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी यूज़ के लिए ये बनाए गए हैं, जो कि यूज़ करता है। एंड यूज़र मतलब जो यूज़र होता है कंप्यूटर का। जो असल काम होता है वो यही करते हैं, यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स करते हैं। आप कौन-कौन सा काम करते हो अपने सिस्टम पे? मेबी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, वो किस पे बनाते हो आप? वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मेबी मैं यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन बना रहा हूँ, ये पीपीटी जो है मैं प मा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बना रहा हूँ, ये एक प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ओबीएस स्टूडियो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं मेबी वीडियो उठा रहा हूँ, उसके लिए मतलब वीडियो कैमरे की एप्लीकेशन है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से कोई भी जो भी हम काम करते हैं, वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे ही करते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी चल पाते हैं, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए नेसेसरी है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना। वो आपको पता चलेगा आगे कि ये कैसे ज़रूरी होता है। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं। वी हैव द जनरल पर्पस एंड द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको एक वैरायटी ऑफ टास्क के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि मतलब अलग-अलग यूज़र्स जिनको अलग-अलग कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको यहाँ पे एक मेबी आपके लिए पेपर बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, मैं उसमें क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ। कोई और बंदा है, वो उसी पे नॉवेल लिख रहा है। कोई और बंदा है, वो उस पे पोस्टर बना रहा है। तो अलग-अलग यूज़र्स उस सॉफ्टवेयर को अलग-अलग पर्पसेज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस वजह से हम कहेंगे दैट इट इज़ अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट यूजर्स फॉर डिफरेंट टास्क। अलग-अलग यूजर्स अलग-अलग टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। देन वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसमें पहली है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा कौन-कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं? इसके अलावा वर्ड परफेक्ट नाम का एक आता है। इसके अलावा एप्पल सिस्टम्स होते हैं जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, उनमें आपका एप्पल वर्क्स आता है। उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होता, उनमें एप्पल वर्क्स होता है। गूगल का आता है गूगल डॉक्स, ये फ्रीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, आप डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च कर सकते हो गूगल डॉक्स। आप ऑनलाइन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। इट्स कॉल्ड एज़ गूगल डॉक्स। ये गूगल का है, ये फ्रीली अवेलेबल है। देन वी हैव द लिब्रे ऑफिस राइटर, ये भी एक एग्जांपल है। डब्ल्यूपीएस ऑफिस राइटर, ये भी एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। यू शुड नो अबाउट दिस, इनके बारे में पता होना चाहिए। मे बी अगर कल को पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस, मैंने बताया था कि ऐसी एप्लीकेशंस जो कि डेटा को स्टोर करती हैं टेब्यूलर फॉर्म में, जिससे आप बना सकते हो स्प्रेडशीट्स, उनको डिलीट कर सकते हो, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें एग्जांपल है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था। और जो एग्जांपल्स है इसमें वी हैव द कोरल क्वाट्रो प्रो, इंपॉर्टेंट है। वी हैव द लोटस 123, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग का आता है कैल्क, इंपॉर्टेंट है। ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग का कैल्क आता है। गूगल का गूगल शीट्स आता है, याद रखना है गूगल का गूगल शीट्स आता है। इस जैसे गूगल डॉक्स है वैसे गूगल शीट्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। देन वी हैव द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होते हैं। इसमें एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, कोरल प्रेजेंटेशंस अनदर, गूगल का गूगल स्लाइड्स आता है, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स है, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग का इम्प्रेस आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। इनमें एग्जांपल्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल का पैराडॉक्स आता है, माई सीक्वल है, ओपन ऑफिस ऑर्ग का बेस आता है। ये आप कुछ एग्जांपल्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के। देन वी हैव द डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं। जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के ग्राफिक्स बनाते हैं और एनिमेशंस बनाने के लिए या विजुअल कम्युनिकेशंस के लिए जो ग्राफिक्स बनाते हैं, उनको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। उनमें एग्जांपल है क्वार्क एक्सप्रेस,
एडोबे का इंपॉर्टेंट है, एडोबे पेज मेकर। 3 to B और एक आता है कोरल ड्रॉ, इंपॉर्टेंट है। कोरल ड्रॉ जिन्होंने मे बी कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिनका रहा होगा कॉलेज में, उनको पता होगी कोरल ड्रॉ के बारे में पढ़ाते हैं वहाँ। कोरल वेंचुरा और एक एग्जांपल है, एंड इलस्ट्रेटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। देन वी हैव द ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो मे बी जो इमेज एडिटिंग के रिलेटेड होंगे, इमेजेस को एडिट करने के लिए जो यूज होते हैं। इनमें एग्जांपल है वी हैव द इंपॉर्टेंट एडोबे फोटोशॉप, ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। वाइज ऐप है, डायरेक्ट एक्स है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पिकासा एटसेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं। देन वी हैव द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मल्टीमीडिया के साथ डील करते हैं। मल्टीमीडिया मतलब जिनमें ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा, जिनमें टेक्स्ट भी होगा, तो उस टाइप के जो डेटा को हैंडल करेगा उसको हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल है जो आपके मीडिया प्लेयर्स होते हैं वो आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मान सकते हो। जो वीडियो एडिटर्स होते हैं वो भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें एग्जांपल है मैक्रोमीडिया, फ्लैश प्लेयर, जिली सॉफ्ट वीडियो कन्वर्टर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, निम्बुस एटसेट्रा। इसमें आप बहुत सारी एग्जांपल सुन सकते हो। एमएक्स प्लेयर आपका वो भी एक एग्जांपल है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। अब हम आते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर पे। तो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं। हर एक यूजर उनको एक ही टाइप का काम करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें एग्जांपल दूंगा मैं, सबसे जो इसमें आसान सी एग्जांपल है, दैट्स योर कैमरा एप्लीकेशन। जो आपकी कैमरा एप्लीकेशन होती है, कैमरा ऐप होती है आपके फोन में, आप किस लिए यूज करते हो? आप फोटो उठाने के लिए यूज करते हो। सारे जो बंदे होते हैं वो उसको उससे फोटो या फिर वीडियो ही बनाते हैं। तो उसका एक ही काम है, हर एक बंदा उसको एक ही काम के लिए यूज करता है। इसके अलावा जो इसमें एग्जांपल्स आएंगी, इसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम या परचेजिंग सिस्टम आएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनमें बहुत सारी उनके पास रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किसका कितना स्टॉक है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्वेंटरी कहते हैं जो लिस्ट ऑफ गुड्स होते हैं या मटीरियल्स होते हैं जो स्टॉक में अभी होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, उसका जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसका यही काम है। क्या काम है? इन्वेंटरी को मैनेज करना। तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही काम है, तो इस वजह से ये एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में जो एम्प्लॉयज की सैलरीज का जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सबका जो जो भी कंपनी में पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा वहां पे सब में यही काम है कि एम्प्लॉयज का किसको कितनी सैलरी मिली ये देखना, किसको कितनी पेंडिंग है ये देखना। तो ये सारी चीजें सब में कॉमन होंगी। देन होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये होटल मैनेजमेंट में होटल की बिलिंग, वहां पे मार्केटिंग, हाउसकीपिंग एटसेट्रा के लिए जो यूज होते हैं। देन वी हैव द रिजर्वेशन सिस्टम्स, रेलवे या फिर एयर ट्रैवल या कार रेंटल, होटल एटसेट्रा में जो रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये भी आप जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर में काउंट कर सकते हो, सॉरी स्पेसिफिक पर्पज में काउंट कर सकते हो। देन वी हैव द रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, मार्क्स कार्ड जनरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी स्पेसिफिक पर्पस है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्विक बुक्स है, टैली डॉट ARP 9, ARP की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यू शुड नो दिस। HD पॉस, मार्क, प्रॉफिट बुक, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हम काउंट कर सकते हैं इनटू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि ये कोई रिजिड डेफिनेशन नहीं है। मे बी कोई कहीं पे आप देखोगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आप देखोगे इट्स इन द एप्लीकेशन, इट इज इन द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एज वेल। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम जनरल पर्पस में भी रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई बंदा उसको मे बी बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज कर रहा है, दूसरा कोई बंदा उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मे बी लेजर मेंटेन करने के लिए यूज कर रहा है। तो तब हम इसको कह सकते हैं दैट इट इज एन, इट्स ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये कोई रिजिड डेफिनेशन नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि सॉफ्टवेयर में कितनी फंक्शनैलिटीज हैं। अगर एक ही टाइप की फंक्शनैलिटी होगी आप उसको स्पेसिफिक पर्पस में रखोगे। देन वी आर द बिलिंग सिस्टम्स, इनको भी आप जिसमें जिससे आप बिल्स बना सकते हो, इसको भी आप स्पेसिफिक पर्पस में रख सकते हो। तो इस तरह से हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स पढ़े, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। नाउ विल मूव ऑन टू द सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं या उसकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करते हैं। ऐसे इनका कोई काम नहीं होता है कि आपको ये काम करके देंगे, लेकिन ये आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि दे प्रोवाइड सपोर्ट, एनहांस, एक्सपैंड एंड सिक्योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। ऑलरेडी जो प्रोग्राम्स होंगे उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। ऐसे खुद ये कोई काम नहीं करते हैं। इनमें एग्जांपल्स है, वी हैव द डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को कंप्रेस कर देते हैं।
तो जब ये डेटा जो हार्ड डिस्क होगी या जो सेकेंडरी स्टोरेज होगी, उसमें जब ये डेटा को कंप्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिस्टम में स्टोर कर पाओगे। तो एक तरह से इसने आपके सिस्टम की मेमोरी जो थी, उसको इसने एक तरह से एक्सपैंड कर दिया। तो ये खुद तो ऐसे कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जब आपकी सिस्टम की जो स्टोरेज होगी, वो जब एक्सपांड होगी, तो उससे क्या होगा कि आपके सिस्टम की ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, या आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है अपने सिस्टम में स्टोर कर पाओगे। इसमें एग्जांपल्स है, वी हैव द डिस्क डबलर, एक सॉफ्टवेयर आता है। सुपर स्टोर प्रो, ये एक है। वी हैव द डबल डिस्क गोल्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देन वी हैव द डिस्क फ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर। डिस्क फ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अब आपका जो डिस्क है, आपका जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल आपके डिस्क में डेटा है, ये एक फाइल है, उसके बाद फिर इस तरह से दूसरी फाइल है स्टोर्ड है इस तरह से, इसके बाद फिर तीसरी फाइल इस तरह से स्टोर्ड है। अब ऐसा हो गया कि जो ये दूसरी फाइल थी, ये आपने डिलीट कर दी, ये आपने डिलीट कर दी। जब आपने दूसरी फाइल डिलीट कर दी, तो बीच में खाली जगह हो गई ना। तो यहाँ पे जो बीच में ये खाली जगह हो गई, अब यहाँ पे ये डिस्क फ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये इस तीसरी फाइल को इस पहली वाली के पास लेके आएगा। तो इससे क्या होगा कि बीच में जो खाली जगह थी, वो जो है वो खत्म होगी, वो इरेज हो गई। तो इससे क्या होता है कि तो ये डिस्क फ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस है। जहाँ पे इसको एम्प्टी स्पेसेस दिखेंगी, वहाँ पे ये डेटा को मूव करता है। मतलब यहाँ पे इसने इसको लेफ्ट की तरफ मूव किया, ताकि जो आपका डेटा है वो अरेंज हो एक प्रॉपर वे में, और आपकी डिस्क पे कोई अनयूज्ड स्पेस ना हो। तो ये डिस्क फ्रैगमेंटर का काम है। इसमें एग्जांपल्स है, वी हैव द माई डी फ्रैग, डिस्क कीपर, डिस्क फ्रैगलर, डी फ्रैगलर जैसे कुछ सॉफ्टवेयर इसमें एग्जांपल्स हैं। देन वी हैव द बैकअप यूटिलिटीज। अब कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डेटा का बैकअप लेते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके डेटा की कॉपी बनाते रहते हैं। अब अगर आपका डेटा फॉर एग्जांपल डिलीट हो गया किसी तरीके से, या आपका डिस्क जो है वो क्रैश होगी, तो आप क्या कर सकते हो, इस बैकअप यूटिलिटी या बैकअप सॉफ्टवेयर से आप अपना डेटा सारा रिस्टोर कर सकते हो। देन वी हैव डिस्क क्लीनर्स। डिस्क क्लीनर्स क्या करते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो जिन्हें हम जंक फाइल्स कहते हैं। आपके सिस्टम में वक्त के साथ साथ ये जंक फाइल जो है ये जमा होती रहती है। फाइल्स ऐसी जो कि यूज ना हो, उनको हम जंक फाइल्स कहते हैं। तो बहुत टाइम तक जब आप ये जंक फाइल जब आप ऐड होती जाएंगे, तो आपके सिस्टम की स्टोरेज को ये खत्म करते जाएंगे। तो डिस्क क्लीनर्स क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं कि कौन कौन सी जंक फाइल है, कौन कौन सी फाइल है जो कि यूज नहीं हो रही है, उस फाइल को ये डिलीट कर देते हैं, ताकि आपका सिस्टम जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो, ताकि आपका सिस्टम स्लो ना हो। इसमें एग्जांपल है सी क्लीनर, आपने बहुत बार देखा होगा मे बी, सी क्लीनर है, या ब्लीच बिट क्लीनर, कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्क क्लीनर्स के। देन वी हैव द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बाकी सॉफ्टवेयर को। इसमें एग्जांपल्स है कैस्परस्काई, एवीजी, मैकेफे, अवीरा एटसेट्रा। इनको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ टर्म्स पे आते हैं। फर्स्ट टर्म इज द फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। मतलब वो इंटीग्रेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, उसको हम कहेंगे फर्मवेयर। फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, मैंने बायोस के बारे में बताया था। बायोस चिप, बायोस चिप क्या होती है, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक रोम चिप होती है, रीड ओनली मेमोरी चिप होती है। वो चिप होती है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, मतलब उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होता है। तो उसको हम कहते हैं वो एक फर्मवेयर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हार्डवेयर है, वो चिप है, और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है, वो सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन बना वो, उसको हम फर्मवेयर कहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द रोम चिप्स जो होती है, रोम चिप्स में रोम चिप्स फर्मवेयर ही होती हैं, क्योंकि रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी और कुछ वो चिप होगी। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन फर्मवेयर बनता है। देन वी द ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर यूजर को कहते हैं, जो यूज करता है कंप्यूटर सिस्टम को, जो इंसान यूज करेगा उसको हम ह्यूमन वेयर कहते हैं। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर कहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को जो फ्रीली अवेलेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि आप यूज करते हो व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप इज ए फ्रीवेयर। व्हाट्सएप में आपको पैसे नहीं पे करने पड़ते उसको यूज करने के लिए। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो फ्रीवेयर नहीं होते हैं, जिनको आपको पैसे देने पड़ते हैं यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मे बी आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा भी यूज किया होगा जिसके लिए आपको पैसे देने पड़े होंगे। मे बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको लगता होगा वो फ्री में है, वो फ्री में नहीं होता है। जब आप आपके सिस्टम में अगर वो साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं आता है, तो आपको वो खरीदना पड़ता है, तो वो फ्रीवेयर नहीं है। देन वी हैव द क्लोज सोर्स एंड द ओपन सोर्स। अब इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है, ये आपको समझनी है। अब यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उसको हम कोड कहते हैं। ठीक है, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं।
तो वो सोर्स कोड जो है वो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। अब वो सोर्स कोड जब वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो या जब आप खरीदते हो या जब आप डाउनलोड करते हो तो आप वो सोर्स कोड नहीं लाते हो, बल्कि उस बंदे ने उस सोर्स कोड की को कन्वर्ट किया होता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, डॉट ई फाइल में, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो वो आपको वो एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है, वो सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। ठीक है। तो सोर्स कोड होता है हर एक सॉफ्टवेयर का, लेकिन सोर्स कोड जो है वो नहीं मिलता आपको, आपको मिलता है उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हो जैसा उसने सोर्स कोड में लिखा होगा, जैसी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, जो जो चीज लिखी होगी, आप उस सॉफ्टवेयर से वही सारी चीजें कर पाओगे। अब अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मैं अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ, वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास सोर्स कोड नहीं है। आपको उस बंदे को जाके कहना होगा जिसका वो सॉफ्टवेयर होगा कि मुझे इसमें ये सारी चेंजेस चाहिए, वो सोर्स कोड में वो चेंजेस कर देगा और फिर आपको वो अपडेटेड फाइल दे देगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है सोर्स कोड क्या होता है। तो नाउ जिस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड सबको पता होता है। सबको कैसे पता होता है? इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लोज सोर्स होते हैं। क्लोज सोर्स मतलब जिनका जो सोर्स कोड है वो सिर्फ और सिर्फ उसके बनाने वाले के पास होता है, उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है उसको जो सोर्स कोड है वो किसके पास है? वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है। अब अगर आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुझे कोई चेंज करनी है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई एक चेंज करनी है, उसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा चेंज करना है, आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि वो सोर्स कोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो है किसके पास? वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, उनको हम ओपन सोर्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल है, वी हैव द फॉर एग्जांपल आपके पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। अब आप चाहते हो कि आपके जो मोबाइल फोन है उसमें जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, आप उसको अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, आप क्या करोगे? आप इंटरनेट से जाकर डाउनलोड कर लोगे वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें वो चेंजेस कर दोगे, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे, अपने फोन पे इंस्टॉल करोगे, तो वो अपने हिसाब से चलेगा। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। देन वी हैव द कैड एंड कैम। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब कंप्यूटर की हेल्प से या सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिजाइनिंग करना है, डिजाइन देना। किसका? जो आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, किसी घर का डिजाइन देना, किसी बिल्डिंग का या किसी रोड का डिजाइन बनाना यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम कहेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और जिस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है उसको कैड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा वी हैव कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देखते हो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, उनके लिए उन कंपोनेंट्स का, उन मशीन्स का जो डिजाइन बनाया जाता है, उसके लिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपकी मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग या पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने बताया, इट्स अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसका और एक काम होता है कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। या आप ऐसे समझोगे कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में, आपके फोन में हार्डवेयर है, कैमरा। कैमरा हार्डवेयर है ना? यस, इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस। अब आप यूजर हो, ठीक है। अब आपको कैमरा यूज करना है, आप कैसे यूज करोगे? आप यूजर हो, आप सबसे पहले कैमरा की जो एप्लीकेशन होगी उसको ओपन करोगे। तो वो एप्लीकेशन क्या है? वो कैमरा एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया, वो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यूजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा, यूजर जो है वो इस कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करेगा। लेकिन वो जो कैमरा एप्लीकेशन होगी, उसके जो बनाने वाला होगा उसने उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि जैसे ही इसको ओपन किया जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज करता है कि मुझे कैमरा का एक्सेस चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसको? हार्डवेयर को इसके साथ कनेक्ट करा देता है, या वो हार्डवेयर को, मतलब वो कैमरा के साथ, या ऑपरेटिंग सिस्टम कैमरा के साथ कम्युनिकेट करता है। फिर इस तरह से, मतलब जो फोटो आती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूजर तक आप तक पहुंचती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर हार्डवेयर और यूजर के बीच में ये इंटरफेस का काम करती है। हार्डवेयर है, कैमरा है, लेकिन उस कैमरा को यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और आपको उस हार्डवेयर को यूज करने के लिए इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है।
Now, operating system क्या है? It's a collection of some programs, integrated set of specialized program जो कि कंट्रोल करते हैं ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर को। कंप्यूटर की जो अंदर की जो एप्लीकेशंस होती हैं, अंदर जो एक्टिविटीज होती रहती हैं, उनको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इफ यू सी, आपका जो मे बी एक छोटा सा कैलकुलेटर जो पुराने आते थे, वो कैलकुलेटर्स जो थे वो भी एक तरह के छोटे मोटे, उनमें भी एक छोटा सा सीपीयू होता था, उन वो भी एक तरह से छोटे मोटे कंप्यूटर थे उनमें, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही नईव कंप्यूटर सिस्टम्स थे, उनमें हार्डवेयर से ही सारा काम हो जाता था। लेकिन जैसे-जैसे जो सिस्टम्स है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, जैसे वो बढ़ते गए, उनमें जैसे मतलब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ चला सकते थे, या जैसे-जैसे जो है उनका साइज़ बढ़ता गया, जैसे उनकी फंक्शनैलिटीज़ बढ़ती गई, तो हमें एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ने लगी, ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी जो कि मैनेज कर पाए इतनी सारी एप्लीकेशंस को, इतने सारे इनपुट-आउटपुट डिवाइसेस को, तो उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली जो फंक्शंस परफॉर्म करता है उनमें प्रोसेस मैनेजमेंट फर्स्ट फंक्शन है। प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस जैसे मैंने बताया, प्रोसेस इज द एप्लीकेशन, या फिर प्रोसेस इज द एप्लीकेशन और प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब कोई प्रोग्राम चल रहा है, जो कोई प्रोसेस जो या सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो जो एप्लीकेशंस अभी चल रही हैं आपके फोन में, आपके सिस्टम में जो भी रन हो रही हैं, जो आप यूज कर रहे हो अभी, उनको हम प्रोसेसेस कहते हैं। तो जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब जैसे जब स्टार्ट होती है एप्लीकेशन, उसको कौन सी स्टार्ट होगी, जब मैंने बताया कि जो स्टार्ट होती है उसको सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लेके आना पड़ता है, या जो जब आप क्लोज करते हो तो रैम से उसको वापस निकालना पड़ता है। तो इन प्रोसेस को मैनेज करने का काम कि वो कौन देखता है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट कौन देखता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। देन वी आर द मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया कि जो रैम होती है आपके सिस्टम में, वो जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स आप एक साथ यूज करते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप एक साथ यूज करते हो। अब ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि रैम जो है वो फुल हो गई, तो उसको कुछ प्रोग्राम्स को वहां से निकालना पड़ता है, कुछ प्रोग्राम्स को रैम से बाहर निकालना पड़ता है, तो उसको हम कहेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। रैम को मैनेज करना, मेमोरी मतलब रैम को मैनेज करना, प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और इसका मकसद यही होता है कि सारे जो उसमें जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं या प्रोसेसेस जो चल रही हैं, उनको मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। देन वी फाइल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल्स को मैनेज करना, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फाइल्स होंगी उनको मैनेज करना, मतलब उनको कहाँ पे स्टोर करना है, उनके नाम्स, उनके जो डेटा होगा उनके रिलेटेड, किसका कितना साइज है, उनका डेटा जो है वो मैनेज करना, ये सारा काम देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी आर द डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना। प्रिंटर्स होते हैं या कीबोर्ड्स होते हैं, जो भी कनेक्टेड होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। देन वी हैव द इंपॉर्टेंट दैट सिक्योरिटी। आपके फाइल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे? जैसे आप अपना सिस्टम ऑन करते हो तो क्या होता है, आपको पासवर्ड नहीं देना पड़ता है। यस, तो वो जो पासवर्ड आप देते हो वो सिक्योरिटी, एक तरह की सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को सिक्योर भी बनाता है। देन वी आर द अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है कि आपके आपके सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, आपके सिस्टम में जो भी काम आप कर रहे हो, उन सब की एक लॉग फाइल बनानी पड़ती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है कि मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ताकि अगर कोई एरर आ जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस लॉग फाइल को देख सके, या आप उस लॉग फाइल को देख सको कि यहाँ पे मैंने ये वाली एक्टिविटी हुई थी, ये वाला काम मैंने किया था, तो इसकी वजह से शायद यहाँ पे कोई एरर आ गया, या यहाँ पर ये सिस्टम फॉर एग्जांपल मे बी इसकी वजह से क्रैश हो गया। तो अकाउंटिंग का मतलब टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फंक्शंस और ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम पे एक्टिविटीज हो रही हैं उनको, उनका ट्रैक रखना, उनका रिकॉर्ड रखना, उसको हम कहेंगे अकाउंटिंग। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, वो इसके लिए लॉग फाइल्स मेंटेन करता है। देन वी हैव सम अदर फंक्शंस लाइक वी हैव एरर डिटेक्शन। कहीं पे अगर एरर कोई आ गया, वो भी डिटेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि सिस्टम शायद परफॉर्म अच्छे से कर रहा है, या सिस्टम में कोई डिले तो नहीं हो रहा है, कोई सीपीयू की परफॉर्मेंस कितनी चल रही है, क्या सीपीयू अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सीपीयू कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों का रिकॉर्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनके बीच का कम्युनिकेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। फॉर एग्जाम्पल आप अब मे बी आप अपने फ़ोन पे फॉर एग्जांपल कैमरा ओपन किया आपने। अब कैमरा से आप नीचे जो आता है ना छोटा-सा आइकन, जहाँ से आप गैलरी पे जाते हो, फ़ोटो जहाँ पे आती है।
तो अब कैमरा और गैलरी ऐप्स हैं, ये 2 ऐप्स हैं, इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो इसको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग प्रोग्राम्स का बना होता है। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम्स होंगे, कुछ मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स होंगे, फाइल मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स होंगे, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम्स होंगे। तो इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें हज़ारों प्रोग्राम्स होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में हज़ारों प्रोग्राम्स होंगे जो कि अलग-अलग फंक्शंस को हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन फंक्शंस होंगी, जो कोर फंक्शंस होंगी, कोर फंक्शंस में आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट आती है, आपकी मेमोरी मैनेजमेंट आती है। तो जो कोर फंक्शंस है या सिक्योरिटी है, ये कोर फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स होंगे, जो कोर फंक्शंस के लिए प्रोग्राम्स होंगे, उनको मिलके हम कर्नल कहते हैं। तो व्हाट इज द कर्नल? कर्नल इज द कलेक्शन ऑफ द मेन प्रोग्राम्स और द कोर प्रोग्राम्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि फंक्शंस लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। सो नाउ यू नो व्हाट कर्नल इज। कर्नल ऐसी प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है जो कि मेन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं। देन वी हैव द एपीआईज, दैट्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर उसको हार्डवेयर को यूज करना पड़ता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करता है। तो उसके लिए वो एपीआईज का यूज करता है। जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वो एपीआईज के थ्रू इस हार्डवेयर के साथ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हार्डवेयर को एक्सेस कर पाता है। तो एपीआईज क्या है? एपीआईज आर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। इससे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो जो है कम्युनिकेट करती हैं विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे, फाइल सिस्टम्स को हैंडल करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे, यूजर इंटरफेस के लिए भी प्रोग्राम्स होंगे, डिवाइस ड्राइवर्स के लिए भी प्रोग्राम्स होंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने डिवाइस ड्राइवर्स अलग से पढ़ा था, कहीं कहीं पे मैंने बताया था आपको कि डिवाइस ड्राइवर्स इंटीग्रेटेड भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जैसे माउस का, कीबोर्ड का, ये इनका डिवाइस ड्राइवर जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होगा। तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स होंगे वो डिवाइस ड्राइवर्स में होंगे। ऐसे ही हार्डवेयर डिवाइसेस जो होंगे वो बाहर होंगे, ठीक है। तो इससे आपको समझ आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोग्राम्स का बना होता है, लेकिन जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं, जो कोर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको हम कर्नल कहते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जब अब अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो किसमें होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। तो जितने भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज में होंगे, मतलब हार्ड डिस्क में होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनको प्रोसेस नहीं लिखना था, बट यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जगह मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रोसेस हैं, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज में। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेसेस होती हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जब आप उनको रन करते हो तो वो कहाँ आती है? वो रैम के अंदर आती है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने 3 सॉफ्टवेयर ओपन किए, सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 2 एंड सॉफ्टवेयर 3। तो जैसे आप उनको ओपन करोगे वो रैम में आएंगे। अभी तक वो कहाँ थे? सेकेंडरी स्टोरेज में, अब वो रैम में आएंगे। अब क्या होगा कि सीपीयू तो एक ही है, अब सीपीयू उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वो प्रोसेस 1 या फिर सॉफ्टवेयर 1 के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको वो रन करेगा। तो इस तरह से ये जो सॉफ्टवेयर होती है वो इसी तरह से चलते हैं, पहले सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं, फिर रैम में आ जाते हैं, फिर रैम से क्या होता है कि रैम से फिर वो सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी एक प्रोसेस चल रही है, लेकिन ये प्रोसेस जो चल रही है इसको प्रिंटर की जरूरत पड़ रही है। ये कोई एक सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है, इस सॉफ्टवेयर को अब कोई चीज प्रिंट करनी है। इस सॉफ्टवेयर को अगर कोई चीज प्रिंट करनी है लेकिन प्रिंटर अभी बिजी है, तो जैसे प्रिंटर अभी बिजी है, अब क्या होगा? अब ये प्रोसेस तो रुक गई। तो उस टाइम क्या होगा कि ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को बाहर निकाला जाएगा, वापस रैम में लाया जाएगा और इसको ब्लॉक स्टेट में रखा जाएगा। ब्लॉक्ड, BLOCKED, ब्लॉक्ड स्टेट में या वेटिंग स्टेट। हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो थी या ये सॉफ्टवेयर जो था ये अब वेटिंग स्टेट में चला गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, वो पहले कहाँ होती है? वो पहले सेकेंडरी मेमोरी में होती है, तब हम कहते हैं कि वो न्यू स्टेट में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जितने भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी में होंगे, वो किस में होते हैं? वो न्यू स्टेट में होते हैं। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर कहाँ आते हैं? जैसे ही वो मेन मेमोरी के अंदर आ जाते हैं, जिनको आप ओपन करते हैं वो रेडी स्टेट में होंगे। तो जो जो सॉफ्टवेयर रैम में होंगे, जो जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे होंगे, ओपन किए होंगे अभी आपने, वो रेडी स्टेट में है। तो रेडी स्टेट में, अब रेडी स्टेट के बाद क्या होगा कि अब वन बाय वन तो वो सॉफ्टवेयर सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा उनको। तो जो सॉफ्टवेयर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस को भी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, वो रनिंग स्टेट में है। तो रेडी के बाद रनिंग स्टेट में चला गया। अब अगर ऐसा हुआ कि वो रनिंग स्टेट में था लेकिन उसको किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, मतलब प्रिंटर आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई,
लेकिन वो अभी बिजी है फॉर एग्जांपल, तो वो वाला अब वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वेटिंग स्टेट मतलब वो वापस रैम में चला जाएगा और वो वेटिंग स्टेट में आएगा, और जैसे ही वो फिर से खुलेगा, जैसे ही वो मतलब प्रिंटर जो है वो फिर से अवेलेबल होगा, तो फिर से ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और फाइनली जब ये सारा सॉफ्टवेयर जो है, इसका सारा काम जो खत्म हो जाएगा, जैसे आप इसको बंद करते हो तो ये टर्मिनेट हो जाता है। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यू स्टेट मतलब हर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सेकेंडरी मेमोरी में है उसको न्यू स्टेट में कहते हैं हम। रेडी मतलब जो रैम में होंगे वो रेडी स्टेट में है। रनिंग मतलब जिनको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो रनिंग में है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेट कर रहे हैं किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस का, वो वेटिंग स्टेट में है, इसको हम ब्लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं। और जो खत्म हो जाते हैं फिर फाइनली वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाते हैं। अब रेडी स्टेट जो होती है मतलब जो रैम में होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर अब एग्जीक्यूट होगा, कौन से सॉफ्टवेयर को अब रन किया जाएगा, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक शेड्यूलर होता है। तो याद रखना है कि इट इज द शेड्यूलर जो कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में सॉफ्टवेयर को लेके जाता है। इंपॉर्टेंट है, यही 5 आपको पता होनी चाहिए। वी हैव द न्यू स्टेट, वी हैव द रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट एंड टर्मिनेटेड स्टेट। इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। आई हैव सीन कि जेकेएसएसबी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। यू शुड नो अबाउट दीज 5। देन वी आर द सीपीयू शेड्यूलिंग। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अब जो जो सॉफ्टवेयर किस में होंगे सेकेंडरी स्टोरेज में, वो किस स्टेट में है, वो न्यू स्टेट में है। जो सॉफ्टवेयर न्यू स्टेट में है उसके लिए एक लिस्ट मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक का एक नाम होता है, हर एक प्रोसेस या हर एक सॉफ्टवेयर का नाम होता है जो भी सेकेंडरी स्टोरेज में होगा, जो रेडी स्टेट में होगा। उसके लिए जो क्यू होगी उसको हम क्यू कहते हैं, कतार होती है ना, तो उसके लिए जो लिस्ट होती है उसको जॉब क्यू कहते हैं। तो जॉब क्यू क्या है? जॉब क्यू इज द लिस्ट ऑफ ऑल द processes और all the applications या फिर all the programs which are in the new state, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में है, जो कि न्यू स्टेट में है। जैसे ही जो सॉफ्टवेयर अब रैम में आ गए, जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किए अब वो रैम में आ गए, उनके लिए जो लिस्ट होगी उसको हम रेडी क्यू कहते हैं। तो याद रखना है रेडी क्यू क्या है? रेडी क्यू इज द लिस्ट ऑफ ऑल द processes और all the programs और all the applications which are in RAM या फिर which are in the रेडी स्टेट, विच आर इन द रेडी स्टेट, जैसे नाम बताता है। देन जैसे मैंने आपको बताया कि फिर जो सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट करेगा वो अब आ गया रनिंग स्टेट में। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल जिसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो उसको वापस किस में लाया जाता है? रैम के अंदर लाया जाता है। और वो किस स्टेट में जाती है? अगर आपको याद होगा मैंने बताया वो वेटिंग स्टेट या फिर ब्लॉक्ड स्टेट में होगी। तो जो जो वेटिंग स्टेट में होगी या ब्लॉक स्टेट में होगी, उनका लिस्ट जो होता है उसको हम डिवाइस क्यू कहते हैं। तो डिवाइस क्यू इज the list of all the processes which are in the ब्लॉक स्टेट या विच आर इन द वेटिंग स्टेट। डिवाइस क्यों क्यों नाम रखा गया है? डिवाइस क्यों इसलिए रखा गया है क्योंकि डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो वेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये 3 आपको पता होनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट ए जॉब क्यू इज। जॉब क्यू इज द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। सारी जितनी भी प्रोसेसेस होंगी मतलब उनका लिस्ट जॉब क्यू में होता है। रेडी क्यू में वो होते हैं जो कि मेन मेमोरी के अंदर होते हैं और जो कि वेट कर रहे होते हैं किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो डिवाइस क्यू जो होती है उसमें वो सारी होती हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि वेट कर रही हैं किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। तो ये 3 आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इज द डिवाइस क्यू, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिवाइस क्यू में ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि वेट कर रही होती है किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता होगा कि शेड्यूलर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक शेड्यूलर होता है जो कि रेडी क्यू से रन क्यू के अंदर लेके जाता है। रन क्यू भी होती है, रन क्यू मतलब जो अभी रन हो रहे हैं वो रन क्यू में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ऑपरेटिंग शेड्यूलर जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर, वो रेडी से रन स्टेट में इसको लेके जाता है। नाउ यू नो ऑल दीज थिंग्स। नाउ वील टॉक अबाउट सीपीयू शेड्यूलिंग। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कि जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोसेसेस है 1 2 3 4, ये किस में है? ये रेडी क्यू में है या रेडी स्टेट में है। अब इनमें से एक 1 बाय 1 ये एग्जीक्यूट होंगी। अब 3 यहाँ पे है, अब 3 में से कौन सी वाली एग्जीक्यूट होगी? आपने तीनों को ओपन किया हुआ है, अब तीनों में से कौन सी सीपीयू को एग्जीक्यूट करेगा? सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करेगा पहले? तो यहाँ पे उसके लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। अलग अलग स्ट्रैटेजीज अलग अलग सीपीयूज फॉलो करते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। पहले क्या, पहले प्रोसेस 1 आएगी, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस 1 को, या फिर प्रोसेस 3 को पहले करेगा, या फिर प्रोसेस 2 को करेगा। तो उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। किस तरह से ये शेड्यूलिंग होती है उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब इन 3 में से जो पहले यहाँ पे आई होगी, जो पहले रैम में आई होगी, जिसको आपने पहले ओपन किया होगा, उसको पहले सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, उसको हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब होता है द प्रोसेस विच रिक्वेस्ट द सीपीयू गेट्स द सीपीयू एलोकेशन फर्स्ट। जो पहले यहाँ पे आई होगी उसको सबसे पहले सीपीयू मिलेगा। देन वी हैव द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब सीपीयू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, वो इन तीनों का देखेगा कि तीनों को कितना टाइम लगेगा। वो देखेगा कि प्रोसेस वन को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, इसको कितना लगेगा, इसको कितना लगेगा। जब उसको पता चलेगा कि तीनों का कितना टाइम है एग्जीक्यूशन टाइम, तो वो देखेगा सबसे कम टाइम में कौन सी खत्म हो जाएगी। तो वो देखेगा फॉर एग्जांपल प्रोसेस टू सबसे कम टाइम में खत्म होती है, शॉर्टेस्ट जॉब इनमें से प्रोसेस टू है, तो वो प्रोसेस टू को पहले सीपीयू देगा। तो शॉर्टेस्ट जॉब में पहले उस प्रोसेस को सीपीयू मिलता है जिसको सबसे कम टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में। देन वी हैव द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का मतलब होता है कि जिसको कम टाइम बचा है। अब ऐसा होता है कि प्रोसेस वन में भी फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन में 50 इंस्ट्रक्शंस है, 50 में से 30 एग्जीक्यूट हो गई। ऐसे ही यहाँ पे भी 50 इंस्ट्रक्शंस है, इसमें से 10 एग्जीक्यूट हो गई। इसमें से फॉर एग्जांपल 50 है, उसमें से मे बी 20 एग्जीक्यूट हो गई हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि अब इसमें तो सिर्फ 20 इंस्ट्रक्शंस बची हैं पहले वाले में, तो अभी सबसे रिमेनिंग टाइम जो है वो सबसे कम इसमें है, तो वो पहले प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का मतलब है सबसे कम टाइम किस में बचा हुआ है, उसको पहले शेड्यूल किया जाता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे प्रायोरिटी दी जाती है, किसी एक को प्रायोरिटी दी जाएगी। मे बी यहाँ पे प्रोसेस वन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, या प्रोसेस थ्री जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन वी हैव द फाइनल दैट इज राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होगा कि तीनों को टाइम मिलेगा सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोसेस वन को मिलेगा 10 नैनो सेकेंड्स, फिर इसको वापस लिया जाएगा यहाँ तक, फिर वापस प्रोसेस टू को दिए जाएंगे 10 नैनो सेकेंड्स, फिर प्रोसेस टू को वापस लाया जाएगा, प्रोसेस थ्री को फिर 10 नैनो सेकेंड्स, तो हर एक को फिर से वापस प्रोसेस वन को 10 नैनो सेकेंड्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक राउंड रॉबिन फैशन में हर एक प्रोसेस को एक टाइम स्टैम्प के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, इसको हम कहते हैं राउंड रॉबिन। तो इस तरह से ये हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है जिनके बारे में आप पता होना चाहिए। Now we'll talk about the types of operating system. We have the batch operating systems. ये पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे, इनमें क्या होता था कि बैचेस होते थे। बैचेस क्या होते थे कि जो भी जॉब्स होती थी या जो भी एप्लीकेशंस या प्रोसेसेस होती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम इनको पहले बैचेस में डिवाइड करता था कि ये एक टाइप की बैच हो गई, ये दूसरे टाइप की बैच हो गई। फिर क्या करता था इनको कि बैच वाइज उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। मतलब कोई एक पर्टिकुलर बैच में फॉर एग्जाम्पल उसको लगा कि ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ने रखी है, तो वो सबसे पहले उस बैच को एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जिनमें बैचेस में जॉब्स मतलब प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेसेस को बैचेस में डिवाइड किया जाता था और फिर बैच वाइज उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। इनमें जो एग्जांपल्स है उनमें आते थे जो पहले IBM फोर्ट्रान मॉनिटर सिस्टम से या SOS दैट शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। देन वी हैव द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पे एट अ टाइम एक ही यूजर काम कर सकता है। जैसे आपका सिस्टम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो वो जो है वो एक सिंगल यूजर है, क्योंकि आपके सिस्टम पे एट अ टाइम एक ही बंदा काम कर सकता है, एट अ टाइम एक ही यूजर काम कर सकता है। देन वी हैव द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पे एक साथ दो से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं। ऐसे जो सर्वर्स पे जो इंस्टॉल्ड होते हैं, सर्वर पे आपको पता ही है कि एक मेन सिस्टम होगा या मेन फ्रेम सिस्टम जो होते हैं, आपको पता ही मेन फ्रेम पे एक साथ बहुत सारे उसके साथ कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारे यूजर्स उसके साथ कनेक्ट होकर एक साथ उस पर काम करते हैं। देन वी हैव द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना है मल्टी यूजर का मतलब जिसपे मोर देन वन यूजर एट अ टाइम काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग का मतलब जिसपे मोर देन वन प्रोसेस आप चला सकते हो साइमल्टेनियसली। सो दोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेयर यू कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क कंकरेंटली। फॉर एग्जाम्पल आप आपका सिस्टम देख लो, आपके सिस्टम पे आप, जैसे मैं अभी चला रहा हूं, मैं अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और मैं अभी प्रेजेंटेशन भी चला रहा हूं, तो दो सॉफ्टवेयर एक साथ चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको मैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकता हूं। तो जैसे आप अपने फोन पे भी म्यूजिक भी सुन रहे हो, यहाँ से कोई चीज आप ब्राउज भी कर रहे हो, तो मल्टीटास्किंग हो गई ना। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें मल्टीटास्किंग होती है उनमें उनको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें एग्जांपल है लिनक्स है, यूनिक्स है, या आपके विंडोज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, आपका एंड्रॉइड भी, ये भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। देन वी हैव द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था राउंड रॉबिन, जो मैंने बताया था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे या होते हैं जिनमें हर एक प्रोसेस को एक छोटा सा टाइम स्टैम्प दिया जाता है, जो राउंड रॉबिन फैशन में मैंने बताया था।
तो आपके जो लिनक्स है, यूनिक्स है, या विंडोज 2000 आता है सर्वर्स के लिए विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो भी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। देन वी आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि डिजाइन किए गए होते हैं कि कोई एक इवेंट होगा और उसको, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको उस इवेंट की रेस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम्स है, मिलिट्री एप्लीकेशंस है, उनमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जहां रियल टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम को रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। इसमें एग्जांपल्स है, वी हैव द पीसॉस, दैट्स पोर्टेबल सॉफ्टवेयर ऑन सिलिकॉन, आरटी लिनक्स इंपॉर्टेंट है, या लिंक्स, ये कुछ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब इसके दो टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनमें जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट स्ट्रिक्ट होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्दी ही टाइम, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उसको जल्दी से जल्दी उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा डिले करता है रेस्पॉन्ड करने में, तो वहां पे कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स हो सकते हैं। वहां पे मे बी फॉर एग्जांपल मेडिकल सिस्टम के अंदर अगर कोई जो मशीन्स लगी होती है पेशेंट के साथ, अब मशीन के अंदर फॉर एग्जांपल पेशेंट की हार्ट बीट अचानक से बढ़ गई या ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो उस मशीन को रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर उसने जल्दी से रेस्पॉन्ड नहीं किया उस मशीन ने, तो मे बी उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो वो वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वहां पे उसको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना पड़ता है, वो टाइम कांस्टेंट जो है या डेडलाइन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। सॉफ्ट रियल टाइम में जो अगर आप थोड़ा सा डिले भी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, और थोड़ा डिले भी हो गया तो चल सकता है। फॉर एग्जांपल गेमिंग सिस्टम्स में, अगर फॉर एग्जांपल जो गेमिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने फॉर एग्जांपल आगे की तरफ मूव करना है कैरेक्टर को, तो उसने कोई बटन दबाया, तो थोड़ा अगर डिले हो भी गया तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देन विल मूव टू सम इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है यूनिक्स। यूनिक्स आपको याद रखना है कि यूनिक्स जो था ये ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर इंपॉर्टेंट है। इट्स वन ऑफ द मेन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मतलब इसको एक साथ बहुत सारे यूज कर सकते हैं। याद रखना है यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको केन थॉमसन और डेनिस रिची ने बनाया था। डेनिस रिची जो थे इन्होंने ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, जिसको हम आगे जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पे कवर करेंगे। यहाँ पे यूनिक्स जैसे मैंने बताया कि ये मल्टी यूजर है, इस वजह से यूनिक्स जो है ये ज्यादातर सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है। जो ऐसे सिस्टम जिनके साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट होते हैं, वैसे सिस्टम्स पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसके बाद वी हैव लिनक्स। अब लिनक्स क्या है? यूनिक्स की जो कर्नल थी, जो मेन प्रोग्राम्स है, जो कोर प्रोग्राम्स है यूनिक्स के, उनको लिया किसने? लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने लिनक्स बनाया, उन्हीं को लिया, मतलब जो यूनिक्स की जो कर्नल थी उसको लिया। फिर बाकी जो उसके साथ मतलब फाइल मैनेजमेंट के लिए दूसरे जो उसके प्रोग्राम्स थे उनको अपने हिसाब से लिखा, और उन्होंने एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो यूनिक्स की तरह ही था। क्यों? क्योंकि उसका लिनक्स कर्नल ही था, क्योंकि उसका यूनिक्स कर्नल ही था, क्योंकि उसका कर्नल जो था वो यूनिक्स का ही था, और उसका नाम दिया गया लिनक्स। तो लिनक्स क्या है? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स की तरह ही है, क्योंकि उसका जो कर्नल है वो सेम है यूनिक्स की तरह। इसको लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने बनाया था। एंड इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन आप मान सकते हो इसके अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि ये ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स जब ये है तो जो अलग अलग लोगों ने इसका जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड किया और इसके अलग अलग वर्जन मान सकते हो। एक इसका आता है उबुंटू, सेंट ओएस इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉइड जो आपके मोबाइल फोन के अंदर है उसकी कर्नल भी लिनक्स की ही है। तो मेन जो उसके कोर प्रोग्राम्स हैं जो लिनक्स के अंदर थे वही एंड्रॉइड के अंदर है। फिर इन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि इसको मोबाइल के लिए बनाना था, तो गूगल वालों ने अपने हिसाब से इसकी बाकी चेंजेस कर दी और मोबाइल के लिए इसको बना दिया। तो ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिनक्स की ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं वो रेड हैट और काली जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, रेड हैट एंड काली, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं लिनक्स की। देन वी हैव द एप्पल मैकिंटॉश, जो मैक ओएस होते हैं, जो आपके एप्पल सिस्टम्स होते हैं, एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मैक ओएस कहते हैं। ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, याद रखना है, इट्स ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मतलब ये ओपन सोर्स नहीं है। इसका सोर्स कोड सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो है एप्पल के पास, एप्पल कंपनी के पास। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस मतलब इसमें आप
आइकन्स के थ्रू इसके साथ कनेक्ट करते हो। इसमें आपको कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज़ आजकल है, वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है। देन अगर इसकी बात करें, वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लिनक्स, यूनिक्स ये ओपन सोर्स है, लेकिन एप्पल का जो मैक ओएस है या विंडोज़ है, ये प्रोप्राइटरी है। मतलब इन दोनों का जो सोर्स कोड है वो सिर्फ और सिर्फ किसको पता है? माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पता है। अब ये भी एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मतलब आप किसी भी के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब आप किसी के पास इंटेल का सिस्टम है, उस पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, किसी के पास एएमडी का प्रोसेसर है, उसके ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से ये एक है। देन वी आर द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्मार्टफोन्स या टैब्स जो होते हैं, टैबलेट्स, उन पे इंस्टॉल्ड होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में होता है। ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। इसका जो कोर है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसको गूगल ने बनाया था। और याद रखना है कि ये एक ओपन सोर्स है। क्यों? क्योंकि लिनक्स इसकी कोर ऑब्वियसली क्या है? ओपन सोर्स है। तो इसको भी फिर उन्होंने ओपन सोर्स ही कर दिया। अब ये बनाया गया था टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस के लिए। और आजकल आप देखते हो एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन आते हैं। वी हैव एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13। सिम्बियन जो पहले फोन्स आते थे, जो नोकिया के या फिर सैमसंग के, मोटोरोला के जो पहले फोन्स आते थे जिनमें बटन्स होते थे, उनमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ठीक है। देन वी हैव आईओएस। आईओएस आपके आईफोन्स में होता है या फिर आईपैड्स में होता है। एप्पल के जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, लाइक वी हैव आईफोन, आईपैड, आईपॉड, इनमें आपका आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें आजकल आता है वी हैव आईओएस 15। इसके अलावा वी हैव ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये ब्लैकबेरी के जो स्मार्टफोन्स होते थे सिर्फ उनके लिए होता था। एंड इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन 4 जनवरी 2022 से, अभी जनवरी के पहले ही वीक में, इसको इन्होंने डिसकंटिन्यू किया। अब ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं आएंगे, ये इसकी लाइफ जो है वो खत्म हो गई है। अगर हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहला वर्जन जो था वो 2008 में रिलीज हुआ था, 23 सितंबर को। एंड्रॉइड 1.0 उसका नाम था। फिर इन्होंने एंड्रॉइड 1.1 किया। फिर एंड्रॉइड 1.5 के बाद इन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स को स्वीट्स के नाम से नाम दिया। जैसे इन्होंने 1.5 का नाम कपकेक रखा, 1.6 का नाम डोनट रखा, फिर इसके बाद 2.0 का इक्लियर रखा। तो आप देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये जा रहे हैं, CDEFGH। ऐसे करते हुए उन्होंने फ्रेयो, जिंजर ब्रेड, हनीकम, ऐसे ही आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगॉट, ओरियो, ऐसे करते हुए एंड्रॉइड 9 का इन्होंने पाई नाम रखा था। फिर उन्होंने इसको ड्रॉप किया, फिर स्वीट्स के नाम से नहीं रखा, फिर इसको सिर्फ ऐसे ही कंटिन्यू किया, एंड्रॉइड 10, 11, 12 ऐसे करते हुए आगे चलते गए। आईफोन्स की अगर बात करें, आईफोन्स में आपको पता ही है आईओएस आता है, आईओएस आता है। उसमें पहला जो वर्जन था आईओएस का, आईओएस 1। पहले इसको बोला जाता था आईफोन ओएस। आईफोन ओएस तो आईफोन ओएस 1 जो है वो 2007 में रिलीज हुआ। फिर आईफोन ओएस 2, आईफोन ओएस 3, फिर उन्होंने आईफोन ओएस को आईओएस कर दिया, आईओएस 4, आईओएस 5, इस तरह से आगे चलता गया। नाउ वी हैव आईओएस 15 दीज डेज। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस की बात करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं, उनमें .exe फाइल हो सकती है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जिनको रन कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी हैव द .com फाइल्स, ये कमांड फाइल्स होती हैं। .bat इट्स द बैच फाइल्स, .doc इट्स द डॉक्यूमेंट फाइल्स, .txt टेक्स्ट फाइल, .prg प्रोग्राम फाइल्स, .ovr ये ओवरलेस होती हैं, ओवरले फाइल्स, एंड .sys इट्स द सिस्टम फाइल्स। अब कुछ लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें 2-3 मिनट लगेंगे। वी स्टार्ट विद द बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करना। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो, इट्स कॉल्ड एज बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपका बायोस जो होता है, सबसे पहले जैसे आप पावर बटन ऑन करते हो तो बायोस चिप जो है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है। बेसिकली उसमें इंस्ट्रक्शंस होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है। तो पहले बायोस में जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट होती है, उससे पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में कहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस लोकेशन पे जाता है, उस लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाया जाता है और रैम में लाया जाता है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाता है तो आपका सिस्टम स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, इसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग दो तरह की हो सकती है, वी कैन हैव कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। ये कब होती है कि जब फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम कंप्लीटली शट डाउन हो गया होता है, फिर जब आप उसको ऑन करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे, आपने अपना सिस्टम ऑन किया, रात भर आपका सिस्टम ऑफ था ना, तो आप कहते हो कि आपका सिस्टम जो है वो कोल्ड बूट हो रहा है। वो पूरी तरह से बंद था, अब आपने उसको स्टार्ट किया तो वो कोल्ड बूट हो गया। वार्म बूटिंग कहते हैं, उसको हम सॉफ्ट बूट कहते हैं, डेड बूट भी कहते हैं। सॉफ्ट बूटिंग या फिर डेड बूटिंग या वार्म बूटिंग का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑलरेडी ऑन है, आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो, उसको हम कहेंगे वार्म बूटिंग। ये कैसे होता है? आप रीस्टार्ट करोगे या फिर कंट्रोल और डिलीट से भी रीस्टार्ट होता है, तो इन कीज को दबा के भी आप वार्म बूट कर सकते हो।
ये यूजुअली कब करते हो आप? अगर आपको सिस्टम को अपडेट होता है, जब आप अपडेट करते हो तो रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता, तो वो वार्म बूटिंग ही होती है। या आपके सिस्टम को एरर आ गया कोई, आपका सिस्टम जो है वो स्टॉप हो गया किसी तरीके से, तो फिर आप रीस्टार्ट करते हो, तो वो वार्म बूटिंग होगी। देन वी हैव द देन वी हैव कर्नल। कर्नल मैंने आपको बताया जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम कर्नल कहते हैं। देन वी टॉक अबाउट शेल। शेल क्या होता है? शेल इट्स द प्रोग्राम विच इंटरप्रेट्स द कमांड्स बाय द यूजर। अगर आपने देखा होगा कि अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, आप कैसे कमांड्स देते हो? अब आपको फाइल ओपन करनी है, आप कैसे करते हो? आप फाइल पर डबल क्लिक करते हो या उसको राइट क्लिक करके ओपन कर देते हो। वो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। लेकिन ऐसा भी होता है कि पहले जो सिस्टम्स आते थे या अपने सिस्टम पे आज भी आप कमांड लिख के भी काम कर सकते हो। वो कैसे होता है कि नीचे कमांड प्रॉम्प्ट होता है। अगर आपने कभी यूज किया होगा, विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, कमांड प्रॉम्प्ट में आप क्या कर सकते हो? आप कमांड लिख सकते हो। आप फाइल को ओपन करने के लिए, डिलीट करने के लिए कमांड्स भी लिख सकते हो। तो वो कमांड्स जो आप लिखते हो, उनको इंटरप्रेट जो प्रोग्राम करता है, उसको हम शेल कहते हैं। तो शेल इज द प्रोग्राम विच इंटरप्रेट्स कमांड्स गिवन बाय द यूजर। देन वी हैव द थ्रेड। थ्रेड आप याद रखोगे कि थ्रेड्स क्या होती हैं? थ्रेड इट्स अ टास्क दैट रन्स विद अदर टास्क कंकरेंटली विद इन द सेम प्रोसेस। एक ही प्रोसेस या एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग थ्रेड्स होती हैं, और मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ चल सकती है। तो यू कैन रिमेंबर दैट थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, एक या इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ ए प्रोसेस। देन वी हैव द डेडलॉक। इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मल्टीपल प्रोग्राम जब चल रहे होते हैं तो वो हैंग हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन में वो प्रोग्राम आ जाते हैं कि दोनों में से कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है। फॉर एग्जांपल ये रिसोर्स 1 जो है ये कैमरा है, एंड फॉर एग्जांपल ये रिसोर्स 2 जो है ये प्रोग्राम है, ये प्रिंटर है। सो दिस इज कैमरा, दिस इज प्रिंटर। अब ये कैमरा जो है इसको यूज कर रहा है एक सॉफ्टवेयर, इसको यूज कर रहा है एक सॉफ्टवेयर। लेकिन ये जो फॉर एग्जांपल ये रिसोर्स 2 मतलब ये जो प्रिंटर है, इसको दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो कैमरा को P2 यूज कर रहा है, लेकिन ये जो प्रिंटर है इसको P1 यूज कर रहा है। दोनों सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अब ऐसा हुआ कि ठीक है, तो अब ऐसा हुआ कि जो ये P1 है, P1 किसको यूज कर रहा है? प्रिंटर को यूज कर रहा है। लेकिन P1 को अब जरूरत पड़ गई किसकी? P1 को जरूरत पड़ गई कैमरा की। P1 को जरूरत पड़ गई कैमरा की। लेकिन कैमरा किसके पास है? वो तो P2 के पास है। अब P2 भी चल रहा है, P2 को जरूरत पड़ गई किसकी? प्रिंटर की। अब ये P1 जो है, P1 कंप्लीट हो जाता, प्रोसेस 1 या प्रोग्राम 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता अगर ये कैमरा जो है इसको मिल जाता। कैमरा से जो इसको काम है, अगर वो कर जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कैमरा तो इसके पास है, और ये जो है ये कंप्लीट हो जाता अगर इसको प्रिंटर मिल जाता। लेकिन प्रिंटर तो इसके पास है। तो एक सिचुएशन हो गई जिसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा। हैंग मतलब ना ही ये आगे चल पाएगा, ना ही ये आगे चल पाएगा। इस सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। So deadlock is the process or situation in which two computer programs sharing the same resource, जो same resource को share कर रहे हैं, effectively preventing each other from accessing the resource। ये एक दूसरे को prevent कर रहे हैं कि इस resource को, resource मतलब कोई भी device हो सकती है, ठीक है। ये एक दूसरे को prevent कर रहे हैं कि वो access करेंगे किसी एक resource को, resulting in both the programs ceasing to function। और situation ऐसी हो जाती है कि दोनों में से कोई भी function नहीं कर पाता। इसको हम deadlock कहते हैं। So with this, we have completed this section on computer softwares and operating systems. In the next section, we'll do MCQs on these two topics. So I hope you like the video, share the video and subscribe to the channel if you haven't done yet. See you in the next video. Till then, bye-bye.